मैं बिना किसी औपचारिकता के शब्द की शुरुआत करता हूँ। मेरा पहला सवाल सुधीर जी आपसे है। सवाल ये है कि एसडीजी गोल्ड की जो बात कर रहे हैं लगातार भारत में, पिछले कुछ समय से हमारे यहाँ अगर गोल्ड के बारे में बात करें, इंडेक्स जारी किया नीति आयोग ने कुछ समय पहले। उस इंडेक्स में ये कहा कि हमने करीबन 25-30 गोल्ड प्राप्त कर लिए। 2030 तक का हमारा लक्ष्य है कि एसडीजी गोल्ड 2030 तक प्राप्त कर ले। सरकार ने इसका कवायद 2022 के करीब जो ग्राम पंचायतों के हवाले ये बात करी, ग्राम पंचायत जो है वो बदलाव की पेशकश करेगी और उनके पास ये होगा कि अपने गांवों के अंदर और पंचायतों के अंदर इसको लागू किया जाए। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, हिंदी हार्टलैंड की बात करें, तो तकरीबन 23% उत्तर प्रदेश के अंदर ग्राम पंचायतें आ जाती हैं और पूरे हिंदी हार्टलैंड का आंकड़ा जो है वो 40% के करीब ग्राम पंचायतों का आंकड़ा आ जाता है। ऐसे में बात भाषा की सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है कि हमको सतत विकास लक्ष्य के लिए पहला है कि आपके प्रयास कितने इम्पोर्टेंट, आप उसके लिए कितने कोशिश लगातार कर रहे हैं, और तीसरा पॉइंट उसके लिए कम्युनिकेशन किस तरह, संवाद की जो भाषा है वो किस तरह की है। क्योंकि पर्यावरण हमारे निजी जीवन से, या हम जब बात पोल्यूशन की करें, हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं, तमाम मिशन भारत सरकार के पास है। ऐसे में संवाद और उस 40% आबादी को कैटर करना, उसके लिए आप क्या मानते हैं, क्या करना आवश्यक है, क्या हो गया और क्या चुनौतियां दिखाई दे रही हैं आपको? ये जो गोल्स हैं 2003 तक अचीव करने का एक टारगेट दिया गया है। और बहुत ही सुंदर बात है कि हमारा देश एक अच्छी गति से प्रोग्रेस कर रहा है। कुछ उद्देश्य हमने 50% तक मीट भी कर लिया, आज 6 साल 7 साल पहले हैं 2030 से। लेकिन जो विकास है और सस्टेनेबल है, विकास को होना है, ये एक सच है। अब उसको सस्टेनेबल करने के लिए हमें सोसाइटी की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है, पॉलिसी की जरूरत है। नेशनल इंटरनेशनल कन्वेंशन अपना काम कर रही है, पॉलिसी मेकर्स नीति आयोग अपना काम कर रहा है, टेक्नोलॉजिस्ट अभी उन्होंने बताया अपशिष्ट रिसाइकलिंग, रीयूज, 3R 5R 7R बन जा रहे हैं। अब आता है कि जन भागीदारी। और पहले कहते थे जीवाश्म ईंधन को चेंज कर लीजिए, ग्रीन एनर्जी पे चली जाइए, हाइड्रो एनर्जी पे चली जाइए। आज अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम देखते हैं और देख रहे हैं और देखना चाहिए, आप देखिए उसमें कहीं टेक्नोलॉजी की बात नहीं कही। उसने कहा है कि भूखमरी को खत्म कर दीजिए, इक्वलिटी ले आइए समाज में, जीरो हंगर, नो पॉवर्टी, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, लाइफ ड्रिंक दी वाटर, लाइफ इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। बात यह है कि जब आपका स्टमक फुल रहेगा, आपको सांस अच्छी आ रही है, नींद अच्छी आ रही, तभी आप पर्यावरण की बात करेंगे। और हमारे देश में क्या है कि 140 करोड़ लोग हैं, पर कैपिटा आप लेके चलेंगे तो वी आर डूइंग मच बेटर। वी आर 5 times more in population than US, 5 times less in the area. Our ecological footprint is 0.8, their ecological point is 12 hectares productive land. So वो जो कन्फ्लिक्ट है वो एक जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा बना हुआ है। लेकिन अगर एसडीजी का यूएन मिशन के प्रोग्राम को हम लेके चलते हैं तो आवर कंट्री इज डूइंग बेटर। अब जब हमें कम्युनिकेट करना है किसी को, तो देखिए भाषा जो है, मैं खुद हिंदी हार्टलैंड से आता हूँ और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ ममता जी से, आपकी वजह से, कि मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ हिंदी में, अदरवाइज तो मेरा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश है। नाउ लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा एक विचार अवगत करने पहुंचाने की प्रक्रिया है। आपकी चिट्ठी में लिखा है कि ये आप कहाँ से आते हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, उसको अवगत कराती है। तो जब मुझे अगर अपनी सतत विकास की और पर्यावरण की बात एक आम जनमानस तक पहुंचानी है, अब अपने हमने यूपी का नाम लिया, हिंदी हार्टलैंड का नाम लिया, नॉर्थ इंडिया का नाम लिया, ऐसे ही साउथ में भी है, हर जगह, तो आपको उसी भाषा के अंदर उसकी भाषा शैली में आपको बताना पड़ेगा। तो जो आपका इनिशिएटिव है ये बहुत ही सुंदर है कि अब आप एक व्यक्ति है जो 0 डिग्री टेम्परेचर, 2 डिग्री टेम्परेचर पे दिल्ली में पुल के नीचे रह रहा है। अब उसके लिए इस समय जरूरत है कि वो प्लास्टिक को जलाए, लकड़ी को जलाए, अपने को गर्म रखे और जिंदा रखे। उसको जाकर के अगर मैं पर्यावरण की बात बोलता हूँ तो वो एक न्याय वाली बात नहीं है। और जब मुझे बोलना है उसको, तो मैं फिर उसको बोलूँ यू शुड केयर फॉर एनवायरमेंट। मैं उसको बोलूँ भाई ये धुआं आपको आ रहा है, आपकी आंख खराब कर देगा, आपका लंग खराब कर देगा।
उसकी भाषा में बोलोगे आप तो उस तक बात पहुंचेगी, उसको लगेगी और वो समझेगा और क्रियान्वयन होगा। अभी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में एक अहम मुद्दा है वो ये है कि जन भागीदारी, आम जन तक सूचना को पहुंचाना और उसको ये बताना कि इसमें आपका फायदा है, आपका फायदा है। जो अभी मिशन लाइफ आया हमारा COP 26 में, जिसको वर्ल्ड ने अडॉप्ट कर लिया, तो वेस्टर्न वर्ल्ड बोलने लगा कि इट्स गुड, अच्छा है, पर्यावरण के लिए जीवन, हमारा फायदा क्या है। तो हमारी गवर्नमेंट को रिसर्च करना पड़ा कि जो हायर इनकम ग्रुप है उसको 4% इकोनॉमी जीडीपी में फायदा होगा, जो लोअर और मिडिल है उसको 11 to 14% होगा, और आपको 4 ज्यादा होगा क्योंकि आपका जीडीपी ज्यादा है। सो देन दे सेड कि यस ओके, हमें पैसे का फायदा है, तो दे हैव एक्सेप्टेड इट। नाउ लाइफ हैज बिकम ए ग्लोबल मिशन। आप देखोगे यूएन डॉक्यूमेंट में भी सब जगह आ चुका है। तो इनको प्राप्त करने के लिए जो रूरल इंडिया में क्या है कि वी पोल्यूट, हम गंदा करते हैं और हम एयर प्यूरिफायर खरीदते हैं, और थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्योंकि मैं एनवायरनमेंट का टीचर हूं तो मैं बोले बिना रहूंगा नहीं, दैट टू जेएनयू से हूं। ये देखिए, ये देखिए क्या करेंगे, क्या करें अब इसका। ठीक है, अब इसका जो बर्डन है वो कौन भुगतेगा? फ्लड प्लेन पे रहने वाला किसान, वहां ये जलेगा, उसके में जाएगा, लाइव स्टॉक में जाएगा, जिसका वो दूध पानी पी रहा है। तो जो गरीब है वो उसका एक्चुअली सफरर है, वो उसको वो भुगत रहा है, और हम जो है पैदा करने वाले हैं। तो उसको अंदर लाना, बताना, समावेशी करना, इंक्लूसिव करना, उसके लिए उसकी भाषा में बात करना बहुत जरूरी है, उसके बिना हो नहीं पाएगा। सो मेरा ये आपका धन्यवाद कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि उसकी भाषा में बात की जाए। अगर साउथ जाएंगे हम, ठीक है, उसको हिंदी नहीं आती मान लीजिए, तो उसकी भाषा में बात करें। तो भाषा का जो महत्व है वो कम्युनिकेशन का एक महत्व है। धन्यवाद। मनीष जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। जैसे ये बात अभी सुधीर जी ने एक पॉइंट कहा कि एसडीजी गोल में बात करेगी कम्युनिटी, जन भागीदारी लोगों के साथ है। हम जब बात प्रदूषण की करते हैं तो चाहे सिर्फ बात दिल्ली की होती है, अगर आप देखें तो जो नॉर्थ ईस्ट है जो पूरा इतना सुंदर है, वहाँ भी पॉल्यूशन बढ़ा, देश के नेशनल में भी प्रदूषण बढ़ा। खाली बात वायु प्रदूषण तक नहीं है, जल प्रदूषण भी बढ़ा। अभी केंद्रीय भूगर्भ बोर्ड की एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि भारत के करीब 15 से 20% पानी के अंदर नाइट्रेट है। रेडियोधर्मी तत्व यानी यूरेनियम के तक की बात कर दी गई। हम जो पानी कंज्यूम करें, कई इलाकों में ये तक आता है कि भाई पानी ऐसा कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसा पानी हम पी रहे हैं, इसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियां या तमाम बीमारियां हो जाती हैं। ऐसे में जन भागीदारी कितनी इंपॉर्टेंट है, सरकार की प्राथमिकताएं। बात अब पॉल्यूशन की करें तो लंबे समय से ये फिनोमेना चल रहा है, लगातार बात होती रहती है, सबको मालूम है पॉल्यूशन नवंबर के महीने में आएगा, जनवरी फरवरी तक पीक पे रहेगा, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाता। हर बार का तारीख मालूम, समय मालूम। क्या तरीका लगता है कि जिस समाधान की तरफ चीजें जाएं, कौन सी छोटी छोटी पहल करनी चाहिए जो लगता है कि ये एक समाधान कम से कम एक हल तो दे रही हैं? धन्यवाद, एंड सर का ऑल्सो धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि किस तरह से भाषा ज़रूरी है समझाने के लिए कि सामने हो क्या रहा है। हम इसको दो तरह से देख सकते हैं। वार्तालाप जो होता है वो दो तरफा होता है, हमसे उन तक जाता है, उनसे हम तक आता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर हम उनको समझा पाएँ कि देखिए आपके साथ ये हो रहा है। जैसे आपने जल की बात की, जल प्रदूषण की बात की, पानी में बैक्टीरिया है। अगर आप गांव में जाके किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको समझ में आता है कि अगर उसका पेट खराब हो रहा है या उसको जल प्रदूषित बीमारियां हो रही हैं तो उससे वो डायरेक्टली उसको अनुभव करता है। आप उसको एक बॉटल में टेस्ट करके दिखा सकते हैं कि देखिए एक्चुअली आपका पानी खराब है। ये हमारा उनसे कम्युनिकेट करने का तरीका है। उनसे हम कैसे कम्युनिकेशन ले सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं, वो उससे भी ज़्यादा क्रिटिकल बन जाता है। क्योंकि इसमें मैं अपनी बात करूंगा, हम जो साइंस की तरफ से आते हैं या टेक्नोलॉजी की तरफ से आते हैं, शहरों की तरफ से आते हैं, वो क्या उनकी भाषा में समझ पाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है और वो किस तरह से उसका अनुभव कर रहे हैं और उसके लिए वो खुद क्या कर रहे हैं। तो ये दो तरफा डायलॉग होना शायद बहुत ज़रूरी है। आपने जो जल प्रदूषण और इन चीज़ों को लेकर कहा, कैंसर, ये सब तो अलग की बात है। मेरा काम पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा रहा है एंड हम वहाँ पे धारा, नौला, ये जो स्प्रिंग्स कहते हैं, उनको देखते हैं। आई थिंक मुद्दा यहाँ पे जो नई जानकारी आ रही है वो लोगों तक पहुँचाने का है, और जो लोगों के साथ हो रहा है उसको समझ के अपने प्लान्स
जो लोकल स्तर पे, राज्य स्तर पे या नेशनल स्तर पे बन गए हैं, उनको इन्फॉर्म करने का है इस केस में। सौरभ जी, मेरा अगला सवाल आपसे, सवाल ये है कि सौरभ जी, जब हम बात विकास की करते हैं और एक तरफ बात करते हैं पर्यावरण की, दोनों एक दूसरे के पर्याय नहीं है। अगर विकास होगा तो पर्यावरण का हास होगा। बात ये भी कही जा रही है कि भारत तेजी से विकास कर रहा है, ऐसी स्थितियों में यहाँ पर पर्यावरण का हास होना लाजमी है, इसमें आप कुछ कह नहीं सकते। अभी रिसेंट में कॉपरनिकस की एक रिपोर्ट आई, कॉपरनिकस संस्थान की, उसने कहा कि तेजी से जो धरातल है, पृथ्वी है, वो गर्म हो रही है, बढ़ रही है। इसके अलावा अभी डब्ल्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट जारी करी, उसने कहा जो चरम मौसमी घटनाएं हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट है, उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। और उन्होंने भारत के संदर्भ में जो आंकड़ा दिया, उन्होंने कहा तकरीबन 4,000 लोगों की इसकी वजह से मौतें हुई। ये एक रिकॉर्डेड आंकड़ा है, ये आंकड़ा इससे ज़्यादा होना संभव है क्योंकि ये रिकॉर्डेड आंकड़ा जिसमें कहा गया। ऐसे में ये कैसे संभव है, क्या तरीका है, क्या मैकेनिज्म बनाया जाए कि हम जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है, क्योंकि इस साल का ही 24 का जो आंकड़ा दिया गया, तो 365 में से 322 दिन गर्म दिन माने गए, जहां पर कोई ना कोई एक्सट्रीम वेदर इवेंट देश के किसी हिस्से में रहा, जहां बाढ़ रही, अकाल आया, सूखा रहा, या बहुत गर्मी रही, जहां एक लेवल के बाहर चला गया। अगर हम लास्ट के 3 ईयर्स 21 के 22 का फिनोमेना देखें, कोविड काल के बाद जो शुरू हुआ, उसमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, चाहे हम बात समुद्रों के संदर्भ में करें, ओशियन के संदर्भ में, तो इन आंकड़ों के बढ़ने के पीछे वजह क्या है? क्या कोई तात्कालिक यानी इंस्टेंट कोई समाधान आपको दिखाई देता है, और अब भारत इस दिशा में कैसे काम कर रहा है? तो धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। और मतलब मैं मेरे जो colleagues हैं, मैं इनसे अग्री करता हूँ कि अगर हमें अपने क्लाइमेट के भी अगर जो क्लाइमेट है, अगर वो चेंज हो रहा है, तो अगर हमें उसके साथ अगर हमें कोप अप करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें 2 बातें बहुत ज़रूरी हैं उसके लिए। कि एक तो हमें अपनी प्राइमरी एजुकेशन है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। मतलब अभी अगर हम देखें तो हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स खोल देते हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन खोल देते हैं, बट जो बेसिक एजुकेशन है वो नहीं मिल रही है। कि मतलब अगर आप क्लाइमेट की ही अगर आप बात करेंगे, अगर आपका प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम में ही अगर क्लाइमेट डिस्कस नहीं हो रहा है, तो आप आगे जाके आप कुछ भी करेंगे, वो डाउन द लाइन जो है वो कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। तो आपको आपकी प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि आपको जो है अपनी इकोनॉमी पे भी बहुत फोकस करना पड़ेगा। बिकॉज अगर हम देखें तो जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज या जो भी डेवलप नेशंस हैं, उन्हें क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट जो है बहुत कम होने वाला है इन फ्यूचर। अगर हम 2100 ईयर्स की हम बात करते हैं, ईयर 2100, सो टुडे आज जो है वो 2025 है। अगर हम 2100 की बात करते हैं, तो डाउन द लाइन क्या होगा कि जितने भी वेल्दी नेशंस हैं, जो कि संपन्न देश हैं, उनमें क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट बहुत कम होने वाला है। ठीक है, तो जो भी अंडर डेवलप या डेवलपिंग देश हैं, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट बहुत होने वाला है। और उन देशों में भी उस सेक्शन पे बहुत होने वाला है जो कि पॉवर्टी लाइन पर हैं, जो कि इतने वेल्दी लोग नहीं हैं, उन पे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अगर हम आज के टाइम में अगर हम देखें कि अ, जैसे अगर कहीं पे बाढ़ आ रही है या कहीं पे ट्रॉपिकल साइक्लोन आ रहा है कोस्ट पे, ठीक है, तो कोस्टल पॉपुलेशन जो कि यूजुअली जो है वो एक गरीब पॉपुलेशन है, जो कि सिर्फ ओशंस पे ही डिपेंडेंट है। उनके पास और कोई साधन नहीं है अपना जीवन यापन करने के लिए। तो अगर चक्रवात आ गया या कुछ आ गया, तो दे वर द फर्स्ट लाइन दैट गॉट हिट। उसके बाद वो फिर डिज़ास्टर आगे प्रोपेगेट करता है। और उसमें भी अगर जिनके पास मतलब अच्छे खासे घर हैं, जो उस तूफ़ान को सस्टेन कर जाएँ, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनके पास झोंपड़ियाँ हैं, दे मतलब वो तो इससे कोप अप भी नहीं कर पाएँगे। तो अगर हम 2100 ईयर्स की हम बात करते हैं, ईयर 2100, तो जो ज़्यादा जिनकी आमदनी ज़्यादा हैं, जो कि वेल्दी लोग हैं, वो आराम से इससे कोप अप कर लेंगे। दे हैव द एबिलिटी टू कोप अप। लेकिन जो गरीब लोग हैं, वो नहीं कर पाएँगे। तो मेरे मतलब मुझे जहाँ तक समझ में आता है, मुझे ये लगता है कि आपको प्राइमरी एजुकेशन और बेसिक इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू डील विद द क्लाइमेट चेंज सिनेरियो। और दूसरा ये है कि अगर हम
अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्री को भी देखें जैसे चाइना, तो आपको याद होगा कि 2006 से 2010 चाइना के अंदर पॉल्यूशन की क्या हालत थी। और मतलब ऐसा ऐसा बोला जाता था कि आप अगर आप बीजिंग के अंदर हो तो आप एक दिन में कम से कम 150 सिगरेट पी रहे हो। पॉल्यूशन इतना गंदा था वहाँ पे। बट चाइना ने क्या किया, पॉलिसी मेजर्स अपनाए। तो वो पॉलिसी मेजर्स ऐसा नहीं कि आपको कल ही कोई सॉल्यूशन दे देगा। आपको वो सॉल्यूशन देगा लेकिन उसमें टाइम लगेगा 10 साल, 15 साल। पॉलिसी का मतलब ये होता है कि आप लॉन्ग टर्म में कुछ प्लान कर रहे हो, देयर इज़ नो इमीडिएट इफ़ेक्ट। और जो क्लाइमेट चेंज जो है उसका कोई इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं है कि आपने अगर आज अगर एक सिंपल एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ, तो मान लीजिए कि अगर अगर हम आज कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करना बंद कर देते हैं आज, अराउंड मतलब पूरी दुनिया अगर कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करना अगर आज बंद कर देती है, तो भी आपका जो जो सी लेवल है ना, वो अगले 100 साल तक बढ़ने वाला है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आज आपने CO2 का प्रोडक्शन रोक दिया है, तो आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा, नहीं। वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा, लेकिन उससे आप कैसे अडैप्ट करोगे और कैसे मिटिगेट करोगे उस क्राइसिस को, वो एक चैलेंज है। तो उसके लिए आपको एक बहुत अच्छी पॉलिसी चाहिए और पॉलिसी के अंदर आपको प्राइमरी एजुकेशन, इकोनॉमी और आपका कम्युनिकेशन कि जो पॉलिसीज़ जो बना रहे हो, वो आखिरी इंसान तक पहुँचनी चाहिए और उसकी भाषा में पहुँचनी चाहिए। अगर वो अब वहाँ तक नहीं जा रही है, तो मतलब उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला कि क्या होने वाला है उसके साथ। तो आपका कम्युनिकेशन, आपकी एजुकेशन और आपकी इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके बाद ही आप क्लाइमेट चेंज से मिटिगेट और अडैप्ट कर पाओगे। मेरा भारती जी, एक बड़ा सवाल पर्यावरण के संदर्भ में उठता है महिलाओं को लेकर, लैंगिक असमानता को लेकर। कहा जाता है कि अगर पर्यावरण से सबसे ज़्यादा जो विपदा झेली वो महिलाएं झेल रही हैं। चाहे चिपको आंदोलन रहा, लेकिन जो भी आंदोलन पर्यावरण के हुए उनमें जो प्रमुख भागीदारी महिलाओं की रही। पर्यावरण के आंदोलनों को आगे बढ़ाने के लिए उनको, जो है अभी भी उत्तराखंड का मामला हो, लेकिन यूएन ने अपनी कई बार अपनी रिपोर्ट्स में हमेशा जिक्र किया कि सबसे अधिक जो प्रभावित पर्यावरण से हो रही हैं महिलाएं हो रही हैं। खासकर जो गरीब तबके की महिलाएं हैं, आदिवासी वर्ग है, निम्न जाति का वर्ग है, उसको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो पर्यावरण और लैंगिक असमानता, इस बारे में आपका क्या विचार है और तात्कालिक क्या समाधान आप देखती हैं इसके बारे में? धन्यवाद अनुराग जी, नमस्कार। ममता जी आपको और अनुराग जी आपको, हम दोनों को बहुत ही धन्यवाद कहेंगे कि आपने एक बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय कार्यक्रम का आयोजन किया और हमें यहाँ पर निमंत्रण दिया अपने विचार व्यक्त करने के लिए। बहुत अच्छा प्रश्न है अनुराग जी आपका। हम अभी सुन रहे थे बहुत सारे कविता पाठ और शेर व शायरी का जो आपने यहाँ प्रयोग किया, एक एकेडमिक डिस्कोर्स को किस तरह से जनता तक से जोड़ना, आई थिंक भाषा का किस तरह से प्रयोग करना एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल रहा। सो यही बात अनुराग जी, जब महिलाओं की हम बात करते हैं तो उन पर भी बहुत हद तक लागू होती है। वैश्विक स्तर पर अगर आप देखते हैं, क्योंकि हम केवल इस समय हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप वैश्विक स्तर पर देखें तो पिछले वर्ष नवंबर में UNDP ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने हिंदी की क्लाइमेट डिक्शनरी, ये है सामने सबके सामने लेकर आए हैं, और हिंदी की टर्मिनोलॉजी का उसमें प्रयोग किया गया, शब्दावली का प्रयोग किया गया है, और जो मुश्किल साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जो हमारे और भी सहयोगियों ने बात की, तो उन वैज्ञानिक चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से पिक्चर्स के माध्यम से पेश किया गया है। महिलाएं क्योंकि ना सिर्फ वो पर्यावरण से बहुत ज़्यादा जुड़ी हैं, प्रकृति से जुड़ी हैं, हमारे पास बहुत सारे से एग्जाम्पल्स हैं। केन्या के वांगवी मथाई का है, चिपको का आपने स्वयं जिक्र किया। पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखें तो महिलाएं जो हैं उनको पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, बीच बचाओ आंदोलन और बहुत से ऐसे आंदोलनों से जुड़ने के लिए। डेफिनेटली महिलाएं बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभा रही हैं। एक एग्जाम्पल आपको देंगे अनुराग जी, ये ऐसा नहीं है कि अचानक से ये शुरू हुआ और महिलाओं ने बहुत आगे आकर कार्य करना शुरू किया, और ये हो रहा है। अमेरिका का एक एग्जाम्पल है जो शायद हमारे कुछ यहाँ पर अगर विद्यार्थी हैं उन्हें मालूम हो, क्योंकि अक्सर हम वो शेयर करते हैं अपने विचार जब देते हैं इस विषय पर।
लुइस गुब्स है, नायग्रा फॉल्स एक जगह है यूएस में, न्यूयॉर्क के पास। वहाँ पर उन्होंने बहुत से जो वहाँ पे बच्चे थे स्कूल में गए, बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत खराब हुई, बहुत ज़्यादा वुमेन्स के मिसकैरेजेस भी होने लगे, और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि जहाँ पर उनकी हाउसिंग सोसाइटी है या स्कूल है, वो एक टॉक्सिक केमिकल टॉक्सिक डंप के ऊपर है। और जब उनको मकान सेल किए गए थे तो उनको ये नहीं बताया गया था। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि डॉक्टर्स या न्यूयॉर्क की जो गवर्नमेंट है उनकी हेल्प करे, बट नथिंग हैपेंड। वहाँ पर महिलाओं ने मीडिया का सहारा लिया, और जब वो मीडिया के पास गए, क्योंकि उसका इतना ज़्यादा बात हो गई थी मीडिया में कि गवर्नमेंट को वापस लेने पड़े उनके जो सोसाइटी के फ्लैट्स थे, एंड दे गॉट अ चांस कि वो किसी दूसरी जगह पर जाकर वो मकान ले सके। सो यहाँ पर हम कहेंगे महिलाएं, पर्यावरण और मीडिया, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक और चीज़ है, जब हम बात करते हैं महिलाओं की, महिलाएं जो हैं ज़्यादातर, क्योंकि एक और सत्र है एजुकेशन का तो ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन एक एग्जांपल और शेयर करेंगे आपसे। एक वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि गर्ल्स और महिलाएं, क्योंकि हम वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं जब पर्यावरण की समस्याएं आती हैं। क्यों? क्योंकि उनको या तो स्कूल छोड़ना पड़ता है या अपनी जॉब छोड़ने पड़ते हैं जब वाटर की स्केर्सिटी हो जाती है या फ्लडिंग हो जाती है, और उनको अपने मकान जो हैं या उनकी जो खेती बाड़ी है वो उनसे दूर हो जाती है। लेकिन साथ में फ़ायदा भी है। इससे पहले सत्र में एआई की बात हुई थी, कृषि के क्षेत्र में खासकर, और ये केवल भारत में ही नहीं है, इंडिया और अफ्रीका में और भारत में भी बहुत जगह, क्योंकि कृषि प्रधान देश माना जाता है और महिलाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभा रही हैं। तो महिलाओं को ये सेंसर के माध्यम से कैसी अपनी जो फसल है वो कौन सी फसल या कौन सी क्रॉप बेटर रहेगी, पानी का मिनिमम यूसेज करके कैसे उसे आगे बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही साथ कहाँ पर बेचा जाए जहाँ पर उनको बेस्ट प्राइस मिले। तो उनके मोबाइल पर क्विकली इन्फॉर्मेशन आ जाती है, और इन्फॉर्मेशन हिंदी भाषा में है या उनकी लोकल लैंग्वेज में है, तो बहुत आसान रहता है उनके लिए समझना। सो आई थिंक या डेफिनेटली महिलाएं जो हैं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अगर वो इससे ज़्यादा प्रभावित होती हैं जलवायु परिवर्तन से, तो साथ ही साथ कहीं ना कहीं इसका मिटिगेशन करने के लिए, अडेप्टेशन करने में भी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। भाभी जी, क्लाइमेट चेंज एक बहुत फैंसी वर्ड है, साथ में पॉल्यूशन भी बहुत ही आजकल बड़ा कीवर्ड सा चलता है। आप एक मौसम की बात करें, बीच में बार बार कई एडिटोरियल लिखे गए कि अगर हम ऐसा ही पॉल्यूशन का स्तर रहा तो हम क्या कल्पना करेंगे कि किसी सदी में भारत किस तरह का होगा। भारत, खासकर दिल्ली जैसे मेट्रो शहर है। कुछ समय पहले सीबीसीबी ने कुछ आंकड़े जारी किए थे। उन्होंने 97 का दौर की एक तुलना करी कि 1997 में पॉल्यूशन कैसे था और 2025 तक आते आते किस तरह का हो गए। उन्होंने 97 का एक आंकड़ा प्रस्तुत किया कि जब PM का 10 का और 10.5 का मेजरमेंट नहीं हो रहा था, तो PM10 का जो स्तर था वो उन्होंने कानपुर जैसे शहर या तमाम ऐसे शहर लिए। दिल्ली का उन्होंने एक आंकड़ा दिया, कोचीन का आंकड़ा दिया। उसमें उन्होंने एक बात पूरी रिपोर्ट में सबसे अलग देखने में आई, खबर के एंगल से कहें उसको, तो कि शिलोंग एक ऐसा शहर था जो तब से अब तक साफ रहा। तो आखिरकार बात है, हम किसी अन्य सिर्फ शिलोंग का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो शिलोंग ने ऐसा क्या कर दिया कि जो 28 साल या 27 साल का हम आंकड़ा ले लें कि वो एक साफ शहर दिखाई देता है प्रयासों के बदौलत। और अगर हम दिल्ली या मेट्रो शहरों की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें और अन्य शहरों की जहाँ पर मेजरमेंट नहीं है PM10 का और 2.5 का, उत्तर प्रदेश के शहर हो या मध्य प्रदेश के, तो कैसे ही अब आंकड़ा दिन पे दिन एक रिकॉर्ड बना रहा है। कोई तरीका दिखाई देता है कि लगातार ये स्थिति ऐसी ही चलती रहेगी? आप कितने आशान्वित हैं पॉल्यूशन के सुधार को लेकर? धन्यवाद अनुराग जी, एंड नमस्कार सभी को। पहले तो मैं कहूँगा कि विषय ऐसा है वायु प्रदूषण या एयर पॉल्यूशन। अभी बाहर हवा साफ लग रही होगी आपको, कुछ दिन पहले बारिश हुई है, थोड़ी ठंड भी कम होती जा रही है, तो लोग जो हैं अब वायु प्रदूषण या एयर पॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सोचना कम कर देंगे। फिर जैसे ही दिवाली आएगी, सर्दियाँ वापस आएंगी, तो दोबारा से हम वहीं पहुंच जाएंगे। न्यूज़पेपर्स भी फिर रिपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा जो है लैंग्वेज की बात हो रही है, अगर भाषा की बात हो रही है तो यूजुअली हमने जो देखा है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में थोड़ा पूरे साल चलता है, कुछ एक आध न्यूज़पेपर्स हैं हिंदी में कम हो जाता है।
तो अगर थोड़ी रिक्वेस्ट कि अगर हिंदी में भी जो, क्योंकि हिंदी भाषा जो है वो स्पेशली जो हमारी सर मैं आपको एक डाटा देना चाहूँगा। अभी एक रिपोर्ट स्पीकिंग विद नेचर ने एक रिपोर्ट जारी करी, इसमें यह है कि हिंदी में जो रीजनल जर्नलिज्म है उसमें पॉल्यूशन की जो कवरेज है वो बड़ी है। मतलब अगर देखें तो बिल्कुल, अंग्रेजी चूंकि जो उसका सेंटर साइज वो मेट्रो तक सीमित रहता है और हमारे यहाँ हिंदी का हाँ मैं उसी बात पे आ रहा हूँ जी, आपकी जी। कि जब हम बात करते हैं विश्व में सबसे प्रदूषित शहरों की, तो सबसे ज्यादा इंडो गैंजेटिक प्लेन में पाई जाती है। 15 में से अलग अलग आंकड़े हैं, 15 में से 14, 20 में से 15, 30 में से 20, हर साल ये चेंज होता है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज जो रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं ये उसमें आपको मिलेगा हर साल। तो अब क्या होता है कि हिंदी न्यूज़पेपर्स, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ लेकिन मैं वहां पे आ जाऊंगा आपके बातों पे, कि जो जब सबसे ज्यादा प्रदूषित हमारी शहर जो है, एंड ये शहर है जहाँ पे मॉनिटरिंग हो रही है, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। बाकी जो हमारे गांव देहात है वहां पे कहीं पे भी मॉनिटरिंग नहीं होती, ये सत्य है। आपके जितने मॉनिटरिंग स्टेशन है दिल्ली में मेरे ख्याल से अभी 40 के अराउंड है, बाकी गुड़गांव में जाएंगे तो 1 या 2 मिलेंगे, नोएडा में 1 है, इलाहाबाद में 1, प्रयागराज 1 है, ऐसे ही लखनऊ में 3 होंगे, पर आप जैसे ही गांव में जाएंगे वहां 1 भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए न्यूज़पेपर, हिंदी भाषित न्यूज़पेपर्स का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो सिंपल शब्दों में कैसे बता सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को। दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा था कि शिलोंग में ऐसा क्या है, और जो रिपोर्ट आई थी सीपीसीबी की कि इतने सालों में ऐसा क्या हो गया है कि मेट्रो शहर इतने बढ़ते जा रहे हैं लेकिन वहाँ पे उसका कुछ असर नहीं हो रहा है। अब देखिए जैसे जैसे शहरीकरण होता जा रहा है, एंड मेरे ख्याल से अभी WRI वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इन सब विषयों पे काफ़ी काम भी करता है कि अर्बनाइजेशन जो है उसका इम्पैक्ट कैसा आता है आगे आने वाले सालों में। अगर अर्बनाइजेशन ऐसे ही चलता रहा कि अभी हमारा 1% इतना परसेंटेज शहर है, वो हमारे X% और बढ़ जाएंगे, तो उसका जो असर है, प्रभाव है, वो बहुत और बढ़ने वाला है, ये आप मानेंगे। अब स्पेशली क्या होता है कि हम जब वायु प्रदूषण की बात करते हैं उसमें हम लेते हैं PM10 और PM2.5। PM10 चूंकि पहले से आप एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग में देखेंगे, मैनुअल मॉनिटरिंग होती थी, उसमें PM10 को इसलिए नापते थे, वो स्टार्टिंग से मापा जा रहा है मैनुअल मॉनिटरिंग। जब अब हम रियल टाइम न्यूज़ देखते हैं या अपडेट्स देखते हैं, वो PM2.5 भी ले रहा है, तो वो जो आंकड़ा है वो PM210 का है मोस्टली। पर प्रभाव जो है मनुष्य पे, जो इंसानों पे जो प्रभाव है, वो PM2.5 का उससे और ज्यादा हानिकारक है। और अब नई जनरेशन आ गई है अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट्स, PM1 भी आ गया, जो कि हमारी डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है। महिलाओं में, प्लस जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, प्लासेंटा में मिलता है। माइक्रोप्लास्टिक्स की बात हो रही थी, अब वो भी उसमें पार्ट बनते जा रहे हैं वायु प्रदूषण में। जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ है, गैसेस रिलीज हुई हैं, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, पार्टिकुलेट मैटर हो, वहाँ पे कंट्रोल होता है। हमारे फिर व्हीकल्स हैं, तो हमारी जैसी जैसी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारा जो है व्हीकल यूसेज भी बढ़ता जा रहा है। अब आप देखेंगे कि ज़्यादातर हम गाड़ियाँ यूज़ करते हैं। दिल्ली का जो मैं आपको बता देता हूँ एक आंकड़ा, टेरी की रिपोर्ट थी, उसमें उन्होंने बोला था कि 70% जो है प्रदूषण बाहर से आ रहा है, दिल्ली NCR से आ रहा है या उससे भी बाहर से आ रहा है। 30% जो है वो अपना है। 30% में CSE की रिपोर्ट आई है अभी कि 51% जो इनपुट है वो सिर्फ व्हीकल्स का है। अब चाहे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जा रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे प्रभाव फटेगा। दूसरा जो है, अब हमारे यहाँ पे कचरा जलता है। सर्दियाँ आते ही, जैसे पहले बात हो रही थी कि जो वल्नरेबल कम्युनिटीज है, गरीब लोग हैं, अब वो सबसे पहले आग ही जलाएंगे। उनके पास हीटर नहीं है, उनके पास एयर प्यूरिफायर्स नहीं है, उनके पास दूसरे साधन नहीं है। पहले वो हमेशा अपना रोटी, कपड़ा और मकान, जो आज भी वाजिब है, उसी पे जाते हैं। तो ये सब कुछ रीज़न है। एक और मैं आपको एक अभी स्टडी नहीं, अभी रिपोर्ट आई थी, मुंबई भी अब आजकल आने लग गया है कुछ, और वो तो कोस्टल एरिया में आता है। हम ये सोचते हैं कि हवा आई, समुद्र से हवा आई, साफ करके ले जाएगी शाम को, पर ऐसा होता नहीं है। वहाँ पे भी अब इसका असर दिखने लगा है। मुंबई में जो आप
जो मछुआरे हैं वो मछलियां पकड़ने जो जाते हैं वो मुंबई के तट से अब उनको मछलियां दूर मिल रही हैं। अब वो किस लिए है? क्योंकि एयर पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज से वहां पे हीटिंग इफेक्ट आ रहा है तट के पास, तो मछलियां दूर चली गई हैं वहां से। तो ये कुछ कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके प्रभाव भी क्या होते हैं, और मनुष्य पे उस पर और भी ज्यादा प्रभाव है। लेकिन जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा, पर कुछ गतिविधियां हैं कंस्ट्रक्शन में कंट्रोल करके, वेस्ट बर्निंग रोके, व्हीकल्स अगर हम इलेक्ट्रिक में जाएं, सीएनजी का भी दिल्ली में प्रभाव बहुत ज्यादा आने लग गया है, वो भी पार्टिकुलेट मैटर में ऐड कर रहा है। तो नॉक्स जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड उसमें ऐड कर रहा है। तो धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ में अगर तकनीक के सहारे, दूसरी गतिविधियों के सहारे अगर हम उस पर काम करें तो वो कंट्रोल में रहेगा। सुदेश जी, सवाल ये है कि अभी अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब ने क्लाइमेट एक्शन पर बिल्कुल कहा कि हम इस पर तैयार नहीं होंगे, अगर हम कॉप के संदर्भ में बात करें तो जो विकसित देश है वही कहते हैं कि वे जो विकासशील देश हैं वो फैला रहे हैं प्रदूषण का मेन कारक है, प्रदूषण को या स्वच्छता के मापदंड को नहीं मानते। विकासशील ये देश ये बोलते हैं कि विकसित देश जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है। ऐसे में एक दादागिरी का पूरा सिस्टम चल रहा है कि एक दूसरे पे आक्षेप दुनिया लगा रही है। एक तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन है, दुनिया में युद्ध का माहौल है, चाइना और अमेरिका के बीच अलग संबंध है, रशिया और उसके बीच अलग संबंध है। ऐसे में जो दुनिया एसडीजी गोल को पाने की तरफ जा रही है वो कैसे हासिल कर पाएगी? अभी कॉप के अंदर ये भी हुआ कि विकासशील देशों ने ये कहा कि हमको पर्याप्त फंड नहीं दिया गया, पैसा नहीं दिया गया, जो कि जिसकी वजह से अपने जो एसडीजी गोल है उसको हासिल कर सके। ऐसे में जो सामुदायिक दुनिया की भागीदारी होनी चाहिए वो धीमे धीमे बिखरती दिखाई दे रही है। हम 2030 के 5 साल ही बाकी होंगे आज के बाद। ऐसे में कैसे हासिल कर पाएंगे हम इस लक्ष्य को? क्योंकि अगर दुनिया के कुछ देश इस पे लगाम नहीं आ रहे, एशिया के अंदर की बात ही करें, सिर्फ भारत अकेला काम करेगा तो दुनिया में सुधार नहीं होगा स्वच्छता के दौर पे। आप इसमें क्या वर्तमान परिस्थिति को कैसे आप आकलन करते हैं, और कोई समाधान आपको दिख रहा है कि दुनिया में कोई एक आम सहमति बन पाएगी इसको लेकर? आपके पास स्मार्टफोन है, अभी कुछ मिनट पहले का आर्टिकल आया द रोड हेड द टेलीग्राफ में। In 1994, there is a book Age of Extremes by Marxist historian Eric Hobsbawm. He said it is not an accident that the support for climate change comes from rich countries. The action on ground is expected from poor. The impact of climate change, the problems goes to poor. This is a time of global politics, geopolitics. और मैंने अभी आपको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का एग्जांपल दिया था। वी आर हैविंग 0.8 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, अमेरिकन इज यूजिंग 12 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, 9 हेक्टेयर्स, मतलब 12 टाइम्स। When it was asked to Mr. Trump, you might have seen, he said, what climate change? This is a climate change. He said, it doesn't exist in the United States. And I hereby order that all vehicles will be driven on petrol and diesel. This is a kind of a dominance. हिंदी में गलती हो गई। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज कहाँ, कौन जलवायु परिवर्तन, और फिर उसके बाद उन्होंने आदेश कर दिया कि आज के बाद पेट्रोल और डीजल पे सभी वाहन चलेंगे, कोई ग्रीन एनर्जी नहीं होगा। जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं और 2030 तक करते हैं, तो जिन्होंने बनाया वो काफ़ी सोच समझ के वैश्विक लेवल के ऊपर बनाया गया। उसमें एक वार और पीस भी एक एजेंडा है। वार, पीस, ट्रस्ट, इंटीग्रिटी एंड इंस्टीट्यूशंस। नाउ the impact, the power wins. That is simply reflected here. He comes and is talking to Zelensky. बताया उन्होंने कि आप वार बंद कर दीजिए। उन्होंने उधर गाजा को रुकवा दिया, उन्होंने उधर क्लाइमेट चेंज को, जलवायु परिवर्तन को मना कर दिया। तो ये एक जो पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स, उन्होंने मना कर दिया है। अब आगे क्या किया जाए? नाउ देयर इज अनदर, दूसरा उन्होंने अपना रास्ता निकाला कि कार्बन क्रेडिट एक बिजनेस में है कि आप पेड़ लगाइए
और आप बताइए कि मैंने कितना कार्बन अर्न किया, एंड मैं आपको पैसा दे दूंगा, एंड आई हैव ए राइट टू पोल्यूट। सो दिस इज गोइंग ऑन। तो जहाँ तक 2030 तक इसको अचीव करने की जो एक आइडिया है, उसमें दो तरह की चीज़ें। एक टारगेट जब हमने सेट किया था उसको अचीव करना, साथ साथ हमें नई समस्याएं निकल के आ रही हैं। जब हमने उसको देखा था तब ये नहीं था। आज का हिंदी अखबार भी पढ़ा है मैंने और कल का इंग्लिश का था। आप दिल्ली के अंदर 50% फरवरी में हमारा प्रेसिपिटेशन कम है। अब काफ़ी लोगों को मुझे देख करके लग रहा है कि आपको अच्छी खासी एक कनेक्शन होगा एग्रीकल्चर से। गेहूं बढ़ चुका है, अब नॉर्मल वार्मिंग है। जिस तरह से कपड़े हम पहन के बैठे हैं, ये समय नहीं है ऐसे बैठने का फरवरी का। अब लोग बोलते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दिस इज क्लाइमेट चेंज। यही क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज कोई फिजिकल चीज़ नहीं है जो चल के आ रही है आपके पास, यही है जिसका मैनिफेस्टेशन है, जो उसका प्रभाव है, उसको समझिए। और पंजाब और हरियाणा के अंदर लगभग 60 से, और यूपी गैंजेटिक प्लेन में 90% का, कल का आंकड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा हुआ है। अब वो राइपनिंग उसका जल्दी हो गया, अभी बरसात हो जाएगी, गिर जाएगा। दिस विल बी रिफ्लेक्टेड इन फूड सिक्योरिटी एंड प्राइस एस्केलेशन। नाउ आई एंड यू कैन बाई। हमारे पास पैसा है, हम खरीद लेंगे। मेरे और आपके लिए जलवायु परिवर्तन का मतलब है कि गर्मी हो गया तो आई विल अपना एयर कंडीशनिंग बढ़ा देंगे। और बहुत सारे, मैं एयर पोल्यूशन पे काम करता हूँ, बहुत सारे साथी मुझे फ़ोन करते हैं कि यादव जी कौन सा एयर प्यूरिफायर लेना है। आप कृपया करके मत लीजिएगा, मत लीजिएगा। सस्टेनेबिलिटी आप गूगल करिएगा, ये जरूरी है बात करना, क्योंकि भावुक होना भी जरूरी है अपने विषय के प्रति, और हिंदी में बोलते हुए। और एबिलिटी टू सस्टेन, योग्यता, विकास तो अपना आप में, योग्यता हमको पैदा करनी है ना। योग्यता मैं कैसे पैदा कर सकता हूं? या तो मार्क्स पास होने के कम हो जाए कि 25 नंबर पे पास कर दिया जाए, या फिर मैं पढ़ाई ज्यादा करूं। दो ही तरीके हैं। तो ये जो चेंज है, द फैक्ट इज, सच क्या है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हो रहा है, हो चुका है। अब उसमें योग्यता करिए कि या तो उसको रोकने की कोशिश करिए, या आप योग्य बनिए कि मैं उसको सहन कर पाऊं। अब हम सहन कर पा रहे हैं एयर कंडीशन लगा के, वार्मर लगा करके। इसका भी जब पढ़ते पढ़ते याद आया, 2019 से चल रहा है ये। नाउ यूएन हेडलाइन है, वर्ल्ड इज ड्राउनिंग इन प्लास्टिक्स, 20,000 बोटल्स आर प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। आप कैलकुलेट कर लीजिए, प्लास्टिक वेबसाइट पे चले जाइएगा, यूएन की पे दिख जाएगा आपको। नाउ ये मेरे लिए एक बोतल है, हमारे लिए कितनी होंगी? 50 होंगी। 20,000, बिलियंस बिलियंस प्रोडक्शन, breakdown time 100 year, 200 year, 300 year. No, he cannot, Sunil ji cannot recycle it because segregation is not there. So जो दो तरह की समस्याएं इसमें आ रही हैं सवाल के प्रति जाते हुए, कि जो पहले सेट किया था आज से 5 साल पहले कि इसको 2030 तक पूरा करेंगे, उसमें नई समस्याएं जुड़ती जा रही हैं, उसको कम करने जा रहे हैं। तो दूसरी आ रही, तो यहां पर क्या है कि इस प्रभाव को कम करना और अपने को योग्य बनाना। अभी गवर्नमेंट ने, आपने ध्यान दिया हो तो बजट में बोला 100 क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट क्रॉप्स के बारे में। बिकॉज ऐसा नहीं है कि भाई गेहूं को आपने जब बरसात हुई तब लगा दिया, उसका एक टाइम है राइपनिंग का, सोइंग का, हार्वेस्टिंग का। तो उसको आगे अगर ले जाना है तो उसके लिए बीज को नया बनाना पड़ेगा उस तरह से, और उसमें टाइम लगता है, रेस्पॉन्स टाइम में टाइम लगेगा। तो फूड सिक्योरिटी की समस्या को अटेंड करने के लिए कि आने वाले में, तो हमारा जो गोल्स में बाधा आ रही है वो रिच एंड पुअर का गैप जो हमारे अंदर है। हमने ये बोतल को फेंकना है और ये जाएगी यमुना में, और उसका फ्लड प्लेन पे रहने वाला आदमी उसमें सफर करेगा। ठीक है, मेरा और आपका कुछ नहीं होने का। हमने गेहूं महंगा खरीद लेना है, उसके पास प्रोडक्शन गिर जानी है। वही काम ग्लोबल लेवल के ऊपर इंटरनेशनल में मनी फोर्सिंग से हो रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए देखो, आज से पहले वार, पीस, इंटीग्रिटी एंड इंस्टीट्यूशंस का एजेंडा 17 में दिया गया था। यही लॉजिक था उसके पीछे। इफ द वर्ल्ड इज वार टॉर्न, पीस इज नॉट, इंटीग्रेशन इज नॉट देयर, इंस्टीट्यूशंस आर नॉट देयर, लॉ इज नॉट देयर, लॉ इज आल्सो देयर। तो वो नहीं होगा तो आप सस्टेनेबिलिटी, विकास, जो सतत विकास की बात कर रहे हो, कैसे होगा? तो यही मेरा विचार है कि समय तो लगेगा, और वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम अच्छा कर रहे हैं। एट इंडियन सब कॉन्टिनेंट एट यूनिट वी आर डूइंग
गुड, और हमारा जो एग्जाम्पल है, जो हमारा उदाहरण है, वो कुछ लोग दबी आवाज में एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका। मनीष जी, आपसे एक संक्षेप में एक उत्तर चाहूँगा कि केरल और उत्तराखंड दो ऐसे राज्य हैं जिनको कुदरत ने बड़ा खूबसूरती से नवाजा है, लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर इन दो राज्यों के अंदर पर्यावरण से जुड़े हादसे बहुत तेजी से बढ़े हैं। और इनकी वजह क्या मानते हैं? थोड़ा संक्षेप में उत्तर आपसे। धन्यवाद। दोनों पहाड़ी राज्य हैं और जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो पहाड़ों में है। समुंदर जो आइलैंड्स हैं वो भी हैं, और उनके अलावा पहाड़ों में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पहाड़ों में हर प्रक्रिया जो होती है वो तेज़ हो जाती है। बारिश से लेके वाष्पीकरण से लेके हर प्रक्रिया तेज़ हो जाती है। तो अभी हम जो देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत जो साइकिल्स हैं, जल चक्र की साइकिल हो गई जैसे, वो गहन हो गई है, वो इंटेंसिफाई हो गई है। बारिश ज़्यादा गिर रही है, वाष्पीकृत हो रही है, फिर वापस आके जल्दी गिर रही है। और जो ज़मीन है, ज़मीन का उपयोग इस तरह से हो गया है कि जंगल कट चुके हैं, उनकी जगह रोड्स बन चुकी हैं, घर बन चुके हैं, शहर बन चुके हैं। तो ज़मीन की क्षमता उस बारिश को संभाल पाने की काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है और बहुत हद तक कम हो गई है। तो ये दो तरफा है, एक तो है कि क्षमता कम हो गई है, दूसरा है कि जिस वेग से वो आ रहा था वो बहुत ज़्यादा हो गया है। आपके पास केदारनाथ जैसे इवेंट्स हैं, या फिर अभी केरल में जो मेजर लैंडस्लाइड हुई थी, मैसिवली, बहुत बड़े स्केल पे, बहुत जगहों पे जहाँ पे कभी नहीं होती थी, हिस्ट्री नहीं थी, वहाँ पे हुई है इस तरह से लैंडस्लाइड। तो इन दोनों की का इंटरेक्शन जो है वो अभी बहुत ही ज़्यादा मतलब इन क्षेत्रों को, पहाड़ी क्षेत्रों को जोखिम भरा बना देता है वहाँ की कम्युनिटीज़ के लिए। अब वो किस तरह से उनसे कोप कर पाती हैं शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, ये बड़ा सवाल है कम्युनिटी के लिए। सौरभ जी, एक सवाल ये कि पॉल्यूशन पे कई रिपोर्ट्स आती हैं, आईआईटी की रिपोर्ट कुछ और कहती है, WRI की, हर संस्थान की, किसी संस्थान का नाम लेना उचित नहीं। कोई कहता है कि पॉल्यूशन जलाने से होता है, कोई कहता है गाड़ियों से होता है। अभी जब सारे जो वैज्ञानिक हैं वो एक मत पर नहीं आ पाए हैं कि पॉल्यूशन की 4 बड़ी वजह क्या है। वजह क्लियर है, लेकिन कौन प्रायोरिटी पर है, पॉलिसी मेकर भी ये समझ नहीं पा रहे हैं, तो लगाम कैसे लगेगी इस पर? तो ये है कि मतलब पॉल्यूशन जो है, मतलब मेरा कोड डोमेन तो है नहीं, बट जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो मैं अगर अपने साथियों से अगर मैं बात करता हूँ जो एक्चुअली इस पे काम करते हैं, तो अगर पर्टिकुलरली दिल्ली की बात करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि दिल्ली के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन होता है वो एक्चुअली गाड़ियों से है। मतलब व्हीकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है दिल्ली के अंदर। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन। अब ये जो प्लेन जो है, आई थिंक हर्ष विल अग्री विद मी कि ये जो प्लेन जो है, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत है। यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत होने के कारण क्या हो रहा है कि आपका ट्रैफिक भी है और आपका कंस्ट्रक्शन भी उतना ही हो रहा है, तो उससे आपका पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। और जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे यहाँ से माइग्रेशन बहुत है गांव से शहर की तरफ, तो शहरों के अंदर लोड बढ़ रहा है, तो जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा ट्रैफिक, उतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन, उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो वो सब एक कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट कर रहा है आपके लिए कि इसलिए एक छोटी सी शहर के अंदर सब कुछ कंजेस्टेड हो गया। और ऊपर से अगर हम इसके अलावा अगर हम और सारी चीज़ें देखें, जैसे आपकी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या हैं, आपकी मेट्रोलॉजी क्या कैसे बिहेव कर रही है उस दौरान। जैसे जब मैं लास्ट ईयर जब मैं IIT दिल्ली जब मैंने ज्वाइन किया था, तो वो मुझे आज भी याद है कि मतलब मैं इतना ज़्यादा बीमार पड़ गया था कि मतलब मुझे लगा था मैं कहाँ आ गया हूँ। मतलब वो 2-3 महीने मेरे लिए बहुत मुश्किल से कटे थे, नवंबर, दिसंबर और जनवरी क्यों। और उस टाइम ऐसा था कि मैं यहाँ तक का भी नहीं देख पा रहा था, मतलब इतना डेंस पोल्यूशन था। लेकिन इस साल जो है पोल्यूशन कम, मुझे लगा कि इस साल पोल्यूशन कम है। तो जब मैंने एक वेबसाइट है जो बहुत सारे मॉडल्स को कंबाइन करके, मतलब एटमॉस्फेरिक मॉडल्स को कंबाइन करके आपको एक विंड फ्लो का पैटर्न देती है। तो अभी पाकिस्तान ने जैसे कंप्लेन कर दी कि भाई हमारे यहाँ पे पोल्यूशन आ गया, तो एक्चुअली ये हुआ कि मेट्रोलॉजिकल कंडीशन ऐसे सेटअप हुई कि हवा का जो है वो उधर चला गया, मतलब पाकिस्तान की तरफ। तो मेट्रोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी एक तरफ अरावली है और दूसरी तरफ हिमालय है और दिल्ली उसके बीच में। तो मेट्रोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट है और प्लस आपका जो बर्डन हो रहा है सिटी के अंदर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट होने के कारण ही आपका
या तो पोल्यूशन बढ़ जाएगा, या फिर अगर मेट्रोलॉजी अगर आपके फेवर में रही तो यू विल फील लेस पोल्यूटिव? मेनली देखिए, शहरों में जो है हमें पता है कि अलग अलग शहरों में अलग अलग कारक जो हैं वो 3-4 ही हैं। आपका व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, जिन शहरों में इंडस्ट्रीज हैं, नहीं तो कंस्ट्रक्शन, वेस्ट बर्निंग, और बाहर से जो आता है सारा, चाहे ब्रिक किल्स हो, पराली जल रही हो। थर्मल पावर प्लांट बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, हम मानते नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा है। हम जो बिजली यूज़ कर रहे हैं वो सारा आता है। तो ये हमारे नोन है कि कौन से हैं, आपको पता है, वो परसेंटेज ऊपर नीचे होती है, बस आपको बस उन पे काम करना है और साथ में काम करना है हर सेक्टर में। क्योंकि क्या होता है कि अभी गर्मियाँ आ गई हैं तो कुछ सेक्टर में काम नहीं होगा, कुछ सेक्टर में होगा, तो उन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है। और जैसे बोला कि शहरीकरण होता जा रहा है, गतिविधियाँ बढ़ती जा रही है, कंसंट्रेशन, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डिमांड ज़्यादा होती जा रही है, तो उस वजह से फर्क पड़ेगा। समय का अभाव होने के कारण मैं इस सत्र को समाप्त कर दूं। धन्यवाद। आपका अनुमति हो तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। कितने आप में से लोग हिंदी का अखबार लेते हैं घर में से? सारे हाथ तभी भी नहीं उठे। तो कृपया की हिंदी का अखबार ले लीजिए, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। मैं बहुत परेशान होकर के इस मुकाम तक पहुंचा हूं, मेरे बच्चे उसको खोलने तो लग गए हैं, बिकॉज वो पढ़ते डीपीएस में। और दूसरा एक रिक्वेस्ट है, महिलाएं हैं साथी यहाँ पर, दूध की थैली को आप कूड़ेदान में ना डालें। नहीं, आप अलग करके भी मत डालिए, आप उसको थोड़ा वाइड ओपन करिए, कॉर्नर से बड़ा कट करिए, दूध निकालिए, टैप के नीचे उसको वॉश कर लीजिए। वॉश नहीं करेंगे तो वो स्मेल करेगा, उसको रख लीजिए। 3-4 महीने बाद आप उसको कबाड़ी को दे दीजिए, वो आपको 5 रुपया 10 रुपया देगा। बट बात ये 10 रुपए की नहीं है, बात ये है कि वो स्ट्रीम में जाएगा रिसाइकलिंग के लिए। और आपके पास जितना भी प्लास्टिक बोटल्स पैकेट्स आता है, नमकीन का, ये दाल का, उसको आपके पास बड़ी बोटल्स होंगी, कोका कोला की है और डब्बा, उसमें डालिए, गार्डन में हैंग करिए। आपके पास जगह है तो ऐसे रखिए, उसमें मिट्टी डालिए। एंड यू कीप लिसनिंग दीज एग्जाम्पल्स इन द न्यूज़पेपर, बट कृपया करके उनको फॉलो करिए। मैं पिछले 5 साल से कोई प्लास्टिक बाहर नहीं डालता हूँ, 5 साल तो हो गया मुझे। तो बात यह है कि अब कोई बोल रहा था यमुना क्लीन करेंगे, 1993 में यमुना एक्शन प्लान चालू हुआ था, आज तक तो क्लीन नहीं हुआ। मुझे लगता नहीं कि आगे भी होगा। मैं 97 से यहाँ 6 से पढ़ रहा हूँ, उसके बाद टीचर बन गया। सर वो तो मैं लूंगा नहीं, नाम ज्यादा है सर, आपने थोड़ा बोला नंबर। यू आर वेरी काइंड एनफ टू द गवर्नमेंट्स। द नंबर इज इन several thousand crores as touched 1 lakh crore rupees. The point is river will clean itself. आप उसको पोल्यूट मत करिए। धन्यवाद सुदेश जी। जी जी जी। जो ये क्लाइमेट चेंज को हम बिल्कुल कंज्यूमर्स पे डालते हैं ना, ये हमारी है। आपने जैसे बात करी दादागिरी की, अब अमेरिका जो दादागिरी SDG गोल्स है, वॉर इंक्लूडेड, मतलब पेंटागन वॉर मशीन एक्सेम्प्टेड है फ्रॉम डिक्लेयरिंग कार्बन फुटप्रिंट। करेक्ट। जितने बम फोड़ रहे हैं, बॉम्ब, टैंक्स, गन्स, वो बिल्कुल ही एग्जेम्प्टेड है। तो हम कहीं ना कहीं इसका शायद फ्रेमवर्क ठीक से नहीं बना पा रहे हैं। वो एक्चुअली ह्यूमन रेस का एक फितरत है बेसिक। मैं यहाँ पर पोल्यूशन करके गांव में बोलता हूँ आप लकड़ी क्यों जला रहे हो, वही अमेरिका कर रहा है।